हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड 2025 का केमिस्ट्री क्लास 12 का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम लोग इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा इस चीज़ों को, और जो भी यहाँ पे एग्जामिनेशन आप लोग देने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा, पूरा का पूरा आज हम लोग जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, और जो लोग भी यहाँ पे एग्जामिनेशन दिए होंगे वो लोग भी यदि देख रहे होंगे तो आप लोग यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है पार्ट ए की बात करेंगे, जो कि यहाँ पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो ये बेसिकली आपका पार्ट ए हमारा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, तो उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसमें जो है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए, जो भी यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन आपका दिखाया गया है उसमें से यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट जिसमें मैक्सिमम होगा मतलब हाईएस्ट होगा उसको यहाँ पे बताना है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनको यहाँ पे देखना है और इसके आधार पे यहाँ पे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है उसको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसके आधार पे, तो ये हमारा जो है वो सॉल्यूशन चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, उससे ये क्वेश्चन रिलेटेड है। अच्छे तरीके से वहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को। तो जैसा कि यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे बात हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे वांट फैक्टर से यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ बात लिखा गया है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से देखेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि एज वी नो दैट डेल्टा टी बी, ठीक है, बेसिकली ये बॉइलिंग पॉइंट को दर्शाता है। यहाँ पे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी, जो वांट टू फैक्टर आई है इंटू इसका कंसनट्रेशन जो भी है। ठीक है, और इसलिए यहाँ पे जो भी इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बात वैल्यू कहने का मतलब है कि 1.0 mNaOH का यदि है तो सबसे पहले NaOH में इसका जो है वहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर का आई का वैल्यू निकालेंगे, तो कुछ इस तरीके से इसका जो है 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्योंकि आयन जो है वहाँ पे 2 रहेगा, Na+ और OH-, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर दिया, इसलिए यहाँ पे 2 इंटू, क्योंकि I इंटू सी हम लोग को करना है, तो NaOH का आई का वैल्यू आपका आ जाएगा 2, और कुछ इस तरीके से 1.0, जिसको जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से सारा यहाँ पे जो NaOH हो गया इसका तो हम लोगों ने देख ही लिया, फिर यहाँ पे Na2SO4 हो गया, NH4NO3 हो गया। बेसिकली ये इस तरीके से लिखा हुआ है, बस ये टाइपिंग यहाँ पे आपको देखना है, NH4NO3 इस तरीके से समझते हुए यहाँ पे चलना है। ठीक है, तो उस आधार पे यहाँ पे कुछ इस तरीके से सारा वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो इसमें से जिसका हाईएस्ट वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है वही हम लोगों का आंसर होगा। तो हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे बेसिकली किसका देखने को मिल रहा है, बी नंबर का, जो कि आपका है 1.0 mNa2SO4, क्योंकि इसका जो वैल्यू है हाईएस्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जिसका यहाँ पे ज़्यादा होगा उसी का वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लिखाया गया है कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका। ठीक है, तो इसका वैल्यू यहाँ पे बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें यहाँ पे आ रहा है, और इसलिए यहाँ पे डेल्टा टी बी इसी का ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये चीज़ है, जब भी आपको एक्वस सॉल्यूशन में उसका बॉइलिंग पॉइंट बोले तो आई इंटू सी वैल्यू यहाँ पे निकाल लेना, वांट टू फैक्टर और उसका कंसंट्रेशन से, और वहाँ पे उसको जो है डेल्टा टी बी से कंपेयर करा देना। जिसका भी ज़्यादा होगा उसका यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कह देंगे कि उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछेगा, बहुत ही ईजी जो क्वेश्चन आते हैं, डरना नहीं है। मैंने वहाँ पे प्लेलिस्ट आप जाके देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री का कंप्लीट आपको लेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप लोग जाके देखिएगा सारा चीज़ वहाँ पर, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़े तो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इज, यहाँ पे पूछा है कि कौन सा एग्जाम्पल है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। ऑप्शन दिया गया डेंसिटी, मास, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। तो डेंसिटी, मास, टेम्परेचर ये तो सारा कुछ यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा जो होता है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपका हो जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन विथ मास ऑफ सॉल्यूट 10 kg। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 10 kg दिया है मास, एंड 100 लीटर वॉल्यूम, और वॉल्यूम इसका दिया 100 लीटर। तो यहाँ पे मोलरिटी पूछा है कि क्या होगा, ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो इसको जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोलर यहाँ पे इसका जो आ जाएगा इस तरीके से।
यदि बात किया जाए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब ये सारा का सारा तो बस यूनिट वगैरह है, तो आप अच्छे से जब चैप्टर पढ़िएगा तो वहाँ पे सारा समझाया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इसका जो है यहाँ पे राइट आंसर। किसका, मोलर कंडक्टिविटी जब भी पूछे तो उसका साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होता है। मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी नंबर यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ जिंक फ्रॉम ZnSO4 सॉल्यूशन। ZnSO4 सॉल्यूशन से हम लोगों को जिंक यहाँ पे जब चेंज होगा तो उसमें अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कितना रिक्वायर्ड होगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। 3 फैराडे, 4, 1, 2 फैराडे, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो बेसिक साइज का है 2 फैराडे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ZnSO4 में जो जिंक हमारा रहेगा वो जिंक +2 में रहेगा, और ये जब जिंक में जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से क्या करेगा, गेन करेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हमारा Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है वही हमारा वहाँ पे उसका दिखाता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन था, इसलिए यहाँ पे 2 फैराडे इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। आंसर आप देखते चलिए। 6 नंबर है कि द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर अ रिएक्शन, ये यहाँ पे दिया गया है जिसके पास रेट लॉ कुछ इस तरीके से, विच इज रेट इतना है, तो इसका क्या होगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग जो है इसका देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे बेसिकली होगा, क्योंकि मोल यहाँ पे अगर अच्छे तरीके से देखें तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो है इसमें कुछ मिसिंग यहाँ पे लग रहा है, बल्कि यहाँ पे H2 का पावर 1 और यहाँ पे 1, तो इसका आ जाएगा ऑर्डर 2। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे जो हमारा होता है वो क्या होता है, पर मोल का स्क्वायर, लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन अ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इतना एंड द रेट कांस्टेंट इतना। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमारा दिया गया है और रेट कांस्टेंट के का वैल्यू भी दिया गया। तो यहाँ से हमको कंसंट्रेशन पूछा है फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा क्या होता है फॉर्मूला, जैसे कि अगर बात किया जाए रेट बराबर K इंटू ए हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर में 1 है तो ये सिंपल ये हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, हम लोगों को रेट दिया है और K दिया है, लेकिन हम लोगों को पूछा है कंसंट्रेशन जो ए है, इसलिए ए इधर रख दिया, रेट अपॉन में कंसंट्रेशन कर दिया। अब रेट हमारा कितना दिया है यहाँ पे देख सकते हैं 0.6 दिया है और अपॉन में हो गया 0. ये वाला। तो इस तरीके से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो हम लोगों का आंसर जो आ जाएगा वो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 17.143, मतलब ये बी नंबर वाला यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, ये जो स्टार्टिंग में ही हम लोग रिएक्शन के स्टार्टिंग में ही हम लोग ये चीज़ पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे लगाना है। बाकी अब वहाँ पे आपका सेकंड पूछ लिए, थर्ड पूछ लिए, 0 पूछ लिए, उससे आपको दिक्कत नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आरएनएस इक्वेशन। सीधा सिंपल आरएनएस इक्वेशन हमारा के इक्वल टू क्या होता है ए इंटू ई माइनस ए बाय आर टी। मतलब यहाँ पे जो हम लोगों का है ऑप्शन नंबर, ये कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरएनएस इक्वेशन सीधा सिंपल सा है, कोलिजन थ्योरी, आरएनएस इक्वेशन, इन सभी को अच्छे तरीके से पढ़ने पे उससे हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक आयन। डायमैग्नेटिक आयन इनमें से कौन सा है, तो यहाँ पे बात करें तो डायमैग्नेटिक हमारा कब होता है, जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, पूरा का पूरा पेयर्ड होता है। तो स्कैंडियम यहाँ पे जब इन सभी का आप निकालिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वहाँ पे जो भी आपका आएगा उसके आधार पे यहाँ पे स्कैंडियम 3+ जो है वही हो जाएगा। इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सारा पेयर्ड होगा, इसलिए वहाँ पे ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्कैंडियम 3+। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया था कि विच प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इनेबल्स देम टू बिहेव एज कैटलिस्ट। यहाँ पे कौन सा ट्रांजिशन मेटल होता है वो इनेबल करता है कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करने के लिए। ये हम लोगों ने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी, एलॉय फॉर्मेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आई होप आप लोगों को आंसर भी पता चल गया हो। तो यहाँ पे जो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ही वो जो क्या करता है कि कैटलिस्ट के जैसा वहाँ पे बिहेव करने लगता है, वो अपना चेंज करते हुए बिहेवियर को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है कॉपर का। ये जो कॉम्प्लेक्स आपका दिया गया है CuNH3 का होल 4 +2 में यहाँ पे कॉपर का क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन कुछ इस तरीके से 4 दिया है। तो अच्छे तरीके से अगर हम लोग जब इसको निकालेंगे तो कॉपर का क्या हो जाएगा, +2 यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो कॉपर इसको हम लोग x मान लेंगे, ये चीज़ हो गया। और NH3 के यहाँ पे बेसिकली 0 आपका हो जाता है, जिस कारण से इसको 0 × 4 करें तो 0 ही रहेगा, और इधर हो जाएगा 2 जो कि प्लस में, बाकी ये तो 0 तो x बराबर +2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा +2 जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर C में है। C नंबर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है, देख सकते हैं आप लोग। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन किस में है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। DsP2, ठीक है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये हमारा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिया है। सभी का जब आप लोग निकालिएगा तो आपको जो है देखने को मिलेगा NiCN का होल 4 -2 में। ये चीज़ जब हम लोग यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड VBT वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे अच्छे तरीके से स्टेप वाइज वहाँ पे दिखाया जाता है। बाकी आप एक बार जब उसको पढ़ लीजिएगा तो अच्छे तरीके से, या फिर जो लोग पढ़े होंगे तो लोग यहाँ पे इसको एक एक करके निकाल के देख सकते हैं। आपका जो NiCN का होल 4 -2 में है, उसमें यहाँ पे ये आपको जो है मिल जाएगा। इसका एक यहाँ पे क्वेश्चन आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो उसी आधार पे सबका यहाँ पे आप बाद में निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका जो भी होता है उसका स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के आधार पे भी वहाँ पे उसका पेयरिंग के आधार पे भी हम लोग वहाँ पे इसको देखते हैं। बाकी उसको डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, तो उसी के आधार पर ये भी आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ये तो बस सिंपल सा आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आपको दिया गया है इसका IUPAC नेम आपको पूछा गया। तो IUPAC नेम यहाँ पे इसका हो जाएगा 1-bromo-bute-2-ene। किस तरीके से हो जाएगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कंपाउंड को देखेंगे। तो इसमें जब देखें तो हम लोग यहाँ पे जो दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, एक तो हमारा अल्कीन और एक हमारा जो है Br कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब हम लोगों को पता है कि जब भी अल्कीन और कुछ इस तरीके से ये हेलो अल्केन भी यहाँ पे सामने देखने को मिल जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिधर से हमारा जो है क्या नज़दीक जाएगा, Br जो हेलोजन है जो हमारे नज़दीक जाएगा उसको लेते हुए चलेंगे। तो हम लोगों का जो है इधर से जब काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4, इधर से ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि Br यहाँ पे बेसिकली इसको लेके चलेंगे, क्योंकि Br को नज़दीक हमको लेके आना है। तो इस आधार पे यहाँ पे जो हमारा है 1 में Br हमारा आ जाएगा और 2 में यहाँ पे अल्कीन है, जिस कारण से 1-bromo-bute और 2 में इन यहाँ पे आप इस तरीके से आ गए। और ये 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन था, इसलिए यहाँ पे हम लोग ब्यूट का उपयोग किए, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोगों का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1-bromo-bute-2-ene, जो है ऑप्शन नंबर किस में, C में है, ठीक है। एक बार आप इसको निकाल के देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने बता ही दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया इन विच मीडियम डज फिंकेलस्टीन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। फिंकेलस्टीन रिएक्शन के बारे में भी यहाँ पे जितना भी नेम रिएक्शन के बारे में है वो भी यहाँ पे आपको जो है चैनल पे कराया गया है। तो इस वीडियो के लास्ट में वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करेंगे कि लिंक दे देंगे। तो वहाँ से जितना भी आपका NCERT में बेसिकली है जो क्लास 12th का जितना भी नेम रिएक्शन है वो सारा का सारा हमने पहले से ही बना रखा है। तो उसको आप लोग एक बार एग्जामिनेशन से पहले देखिए, अभी भी चाहिए तो आप लोग जाके देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और लास्ट में एग्जामिनेशन के टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा। तो नेम रिएक्शन हमेशा जो है जो आपका है लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है, शॉर्ट में भी कभी कभी मिल जाता है। तो जितना भी सारा है वो सारा का सारा वहाँ पे कंप्लीट कराया गया। तो यहाँ पे वही पूछा है कि कौन सा मीडियम जो होता है फिंकेलस्टीन रिएक्शन में देखने को मिलता है, कंसनट्रेटेड HCl, कंसनट्रेटेड H2SO4, ड्राई एसीटोन, वाटर। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे होता है। तो बेसिक सा बात है, यहाँ पे ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, आंसर भी दिया ही गया है। टेस्ट फॉर डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एल्कोहल, इसके लिए आपका जो लुकास टेस्ट का यहाँ पे बेसिकली हो जाता है। सीधा सिंपल सा बात है। आपको इसी तरीके से एमीन का भी याद रख सकते हैं, तो याद रख लीजिए, ठीक है। उसका वहाँ पे क्या होता है बताइएगा, कार्बाइल एमीन टेस्ट बेसिकली आपका हो जाता है। इस तरीके से और भी चीज़ें टेस्ट होता है, और भी बहुत सारा चीज़ का टेस्ट किस तरीके से किया जाता है कंडक्ट, तो उसके आधार पे वहाँ पे बताया जाता है कि किसका जो है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन में यहाँ पे बहुत सारे आप लोग एक बार इन सभी को पढ़िए। हिंसबर्ग टेस्ट वही होता है कार्बाइल एमीन वाला,
लुकास टेस्ट तो हमारा हो गया, टोलेंस टेस्ट हो गया, फेलिंग टेस्ट हो गया। तो ये सभी के सभी टेस्ट होते हैं, इसको हम लोग जो है चैप्टर में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा हमारा वो लुकास टेस्ट होगा। जो भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का होता है वो लुकास टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इथाइल अल्कोहल, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, ये यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया। एसिटल्डिहाइड बनेगा, प्रोपियोनल्डिहाइड बनेगा, एसीटोन, इथेनोइक एसिड क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया। तो जब भी हमारा जो इथाइल अल्कोहल है, बेसिकली अल्कोहल है, तो यहाँ पे हमारा जब कॉपर 573 केल्विन के साथ यहाँ पे बनता है तो वो हमारा क्या बनाता है, एसिटल्डिहाइड बनाता है। ये तो आंसर की बात हो गई। अब इसी से रिलेटेड और भी चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आए हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है प्राइमरी एमीन, इसको जब कॉपर 573 के साथ करेंगे तो ये हमारा जो है एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे इथाइल अल्कोहल था। इथाइल अल्कोहल हमारा 1 डिग्री था, तो 1 डिग्री को जब कॉपर 573 में किए तो RCHO, मतलब बेसिक सी बात है कि जो R के जगह पे वहाँ पे इथाइल बेसिकली आपका ग्रुप था, CH3 CH2 था, तो उसके आधार पे CH3 CHO यहाँ पे बना, जो कि आपका एसिटल्डिहाइड बना। यही यदि हम लोगों का यहाँ पे रहता कुछ इस तरीके से 2 डिग्री वाला अल्कोहल रहता, ये 1 डिग्री का था, ये 2 डिग्री का, और ये 3rd नंबर वाला क्या है, बिल्कुल 3 डिग्री वाला है, अच्छे से लिख देते हैं। तो 1 डिग्री जब आपका बनेगा तो कुछ, और यहाँ पे कंडीशन याद रखना, यही कॉपर 573 यही रहेगा कंडीशन, तब ये काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल को जब किए तो यहाँ पे एल्डिहाइड बना, 2 डिग्री अल्कोहल जब किए तो यहाँ पे कीटोन बना, और 3 डिग्री का जब किया तो ये कुछ इस तरीके से अल्कीन यहाँ पे बना लेता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से वहाँ पे रिमूवल हो जाता है बेसिकली वाटर का, तो वहाँ पे वो चीज़ हमारा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सा बात यही चीज़ था, इस तरीके से ये मेन आपका जो है ये चीज़ याद रखने का बात था, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो यहाँ पे 1 डिग्री था, कॉपर 573 था, इसीलिए यहाँ पे जो इससे हमारा बना वो एसिटल्डिहाइड बना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हम लोगों का यहाँ पे आ रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा है कि विच रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक ईथर। सीधा सिंपल सा बात है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो आपको पता ही होगा, सिमेट्रिक मतलब सेम हो गया, एसिमेट्रिक मतलब डिफरेंट हो गया। तो सिमेट्रिक और बेसिकली यहाँ पे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, उसका ईथर कैसे बनता है, कौन सा प्रिपरेशन के द्वारा, फिंकेल्स्टीन, रिमर-टिमन, विलियमसन, इटार्ड, किसके द्वारा बनता है। तो बेसिक सा बात है, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो C नंबर हो जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस ईथर इसका पूरा नाम है, ठीक है। उसमें सिमेट्रिक हो या एसिमेट्रिक हो, दोनों तरह का ईथर जो हमारा बन जाता है। बाकी नेम रिएक्शन कहाँ पे है तो मैंने बता ही दिया, वो वीडियोस को आप लोग देखिए अच्छे तरीके से, सारा उसमें डिटेल में पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का बात किया गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन गिव। जब हम लोग प्रोपेन 1 ऑल का जो है ऑक्सीडेशन करते हैं किसके प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4, बेयर्स रिएजेंट भी इसको हम लोग बोलते हैं शायद, ठीक है, पता ही होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है इसका क्या बनेगा, इसी पूछा ऑक्सीडेशन, मतलब प्रोपेन 1 ऑल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो हमारा है वो प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है। मतलब यहाँ पे अल्कोहल से एसिड जो है कुछ इस तरीके से आपका बन जाता है, ऑक्सीडेशन यहाँ पे बेसिकली उसका हो जाता है। तो यहाँ पे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, इसको बेयर्स रिएजेंट कहते हैं, तो उससे हमारा जो है प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, ये जो अब यहाँ पे रिएक्शन दे दिया और उसका नाम पूछ लिया, तो नेम रिएक्शन यदि याद होगा जिसको आसानी से बता देगा। तो रिएक्शन यहाँ पे दिया है कुछ इस तरीके से, फिनोल CHCl3 + KOH, इसको हिट किए तो सैलिसाइल्डिहाइड बना, तो ये कौन सा रिएक्शन है इसी पूछा है। गेटरमैन कोच रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन, रिमर-टिमन रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है वो यहाँ पे पूछा है, तो आप लोगों को बताना है। तो सीधा सिंपल सा बात है, ये हमारा जो होता है रिमर-टिमन रिएक्शन होता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि फिनोल को जब क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में KOH के साथ यहाँ पे जब हीट करते हैं तो उससे हमारा जो सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, और इसी को हम लोग जो है रिमर-टिमन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, बस सिंपल सा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अब आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ A एंड B। बेसिक सा यहाँ पे आंसर तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन किस तरीके से इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे आ जाओ, अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। तो कंपाउंड जो हमारा यहाँ पे बेसिकली है ए, तो कुछ इस तरीके से ये हम लोगों का जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, ठीक है, बेंजोइक एसिड का बेसिकली। तो एक में आपका OCH3 लगा हुआ है, एक में आपका NO2 लगा हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा OCH3 होता है वो +R के जैसा बिहेव करता है और NO2 हमारा -R की तरह बिहेव करता है। ये भी हम लोग जानते हैं कि जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ होता है वो माइनस वाला ग्रुप जितना रहेगा उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जिस कारण से जो हमारा माइनस था उसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा, जो कि ये जो हमारा था B नंबर था, इसलिए B यहाँ पे जो है ज़्यादा होता है। सीधा सिंपल बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है माइनस वाला जो ग्रुप होता है उस पर वो ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब उसमें हम लोग -I देख लें, -M देख लें, -R अभी हम लोग देख ही लिए, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज़ काम करता है, -H भी होगा। तो जितना माइनस वाला चीज़ है, यदि माइनस वाला जिसमें लग रहा है तो वो चीज़ हमारा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा देन प्लस वाला, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि C6H5CONH2, ठीक है, Br2 के साथ NaOH, 4 NaOH बेसिकली प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, ये चीज़ पूछा गया है। मतलब ये जो हमारा जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। बेंजीन यहाँ पे हमारा सबसे पहले आएगा, ठीक है, इस पे हमारा जो है CO इस तरीके से, और इधर से हमारा NH2, कुछ इस तरीके से का कंपाउंड है। इसको जब Br2 के साथ करेंगे NaOH के प्रेजेंस में तब क्या बनेगा, ये चीज़ यहाँ पे पूछा है। तो सीधा सिंपल सा बात है, इसी को हम लोग जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कहते हैं, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो CONH2 है उसमें CO हट जाता है और सिर्फ NH2 कुछ इस तरीके से एनिलीन का निर्माण कर देता है। मतलब इसको हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे जो CO था वो हट गया और कुछ इस तरीके से NH2, इसका नाम होता है, क्या होता है, एनिलीन हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हम लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए एमीन वाला क्वेश्चन आ गया। द टेस्ट विच इज यूज टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी एमीन एंड सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन के लिए क्या करते हैं, तो लुकास टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं, कमेंट में बताइएगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए। अगला यहाँ पे कार्बाइल एमीन फेलिंग टोलेंस, तो यहाँ पे पूछा है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी हमारा जो होता है वो कार्बाइल एमीन, देखिए नाम से ही पता चला कार्बाइल एमीन टेस्ट से ये हमारा जाता, तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। फर्स्ट आप लोग बताइएगा क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही डिस्कस हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसेक्राइड इज अ कीटोहेक्सोज। एक होता है एल्डोहेक्सोज और एक होता है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज का मतलब, हेक्सोज का मतलब तो वहाँ पे 6 कार्बन का जो भी वहाँ पे चल रहा है कंपाउंड उसके आधार पे, और कीटो मतलब यहाँ पे कीटोन ग्रुप जो आपका होता है CO वाला, ठीक है, इस तरीके से। तो कीटोहेक्सोज यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, फ्रुक्टोज, मेनोज, इनमें से कौन सा होता है ये चीज़ आपको बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बताएंगे। तो इसमें हमारा जो फ्रुक्टोज होगा यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ग्लूकोज हमारा जो होता है एल्डोहेक्सोज होता है, क्योंकि वो एल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे देखने को मिलता है, जबकि जो हमारा फ्रुक्टोज है वहाँ पे हमारा कीटोन ग्रुप देखने को, कीटो ग्रुप बोल सकते हैं, एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप। तो अगर एल्डोहेक्सोज के बारे में जब पूछेगा तो आप लोग का आंसर कहाँ जाएगा, ग्लूकोज में। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को क्या पूछा गया है, कीटोहेक्सोज पूछा गया है, इसलिए हम लोगों का आंसर जो है फ्रुक्टोज जाएगा ऑप्शन नंबर C में, ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी और यहाँ पे यदि देखें अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत सारे लोग इसमें गलती हो सकता है किए होंगे, बहुत कोई नहीं भी किए होंगे। इसमें पूछा गया था कि आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछा था DNA प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपका दिया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था। मतलब ए के जगह सीधा सिंपल इसमें दिमाग ये लगाना था कि जो भी यहाँ पे चीज़ दिया गया, जो भी अल्फ़ाबेट जैसे कि A है तो A का किसके साथ वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री जाता है, ये चीज़ वहाँ पे बताना था, ठीक है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोगों को चलना पड़ेगा इसका जो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो DNA का स्ट्रक्चर में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं, जैसे A से हमारा हो जाता है एडेनिन हो जाता है, T हमारा थाइमिन चला जाता है, G गुआनिन और C साइटोसिन, कुछ इस तरीके से चलता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे निकलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो DNA का स्ट्रक्चर में ध्यान रखना पड़ेगा कि A के सामने कौन सा आ रहा है, B के सामने, C के सामने कौन सा आ रहा है, G के सामने। तो यहाँ यदि देखें तो G के सामने देख लीजिए C आ रहा है, मतलब जहाँ भी हमारा G होगा उसके सामने वहाँ पे
सी आ जाएगा। तो तीसरा नंबर में यहाँ पे हमारा जी था, तो तीसरा नंबर में हमारा सी आ गया। ए का अगर बात किया जाए तो ए के सामने, अब यहाँ पे सीधा सिंपल आपको याद रखना है कि जो हमारा गुआनिन होता है उसके सामने जो उसका बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आएगा तो वो साइटोसिन होता है। अगर एडेनिन का बात किया जाए तो उसमें हमारा थाइमिन आता है, और यही चीज़ हमारा जो अगर साइटोसिन है तो उसका गुआनिन आ जाएगा, अगर टी है तो ए आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो जहाँ भी ए है वहाँ पे हमारा कौन सा जाएगा, वेरी गुड, टी जाएगा। जहाँ पे टी है वहाँ पे ए जाएगा। तो यही इसका जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पूछा था, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी था, ठीक है। तो ऑप्शन भी मैंने जो एज इट इज़ आपका जो ऑफिशियल पेपर में था वही चीज़ वहाँ पे ऑप्शन रखा है, बाकी लेकिन आंसर यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये चीज़ होगा। क्योंकि यदि हम लोग इसको ध्यान से देखें तो इसको सबसे पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। अगर ए है, टी है, जी है, सी, जी, ए, टी और सी। अगर ए है तो ए के सामने तो हमारा टी आएगा, टी है तो उसके सामने ए आ जाएगा, जी है तो उसके सामने सी आ जाएगा, सी है तो जी, और जी है तो सी, ए है तो टी, और टी है तो ए। लेकिन ए जो यहाँ पे आपका है कोई भी ऑप्शन में यहाँ पे ये चीज़ मिल नहीं रहा था। देख लीजिए टी, ए, जी, सी, जी। तो सबसे पहले तो ये सारा ऑप्शन तो होगा ही नहीं, बी नंबर होगा। लेकिन उसमें थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी इन्होंने किया था कि यहाँ पे देख सकते हैं जी, उसके बाद सी, जे, ए, जी लिख दिया था, ठीक है। लेकिन सी, टी, ए कुछ इस तरीके से, और सी के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो सी, टी, ए, जी यहाँ पे आना चाहिए था। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे किया था कि टी के जगह पे जे लगा दिया था। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर जो भी यहाँ पे बी मारे होंगे तो उसका सही हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें कुछ आपको हो सकता है जो भी अभी दिए होंगे एग्ज़ाम तो उसका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन में थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ी था, आप लोग जाके अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि रेटिनॉल इज़ विटामिन, कौन सा विटामिन होता है। सीधा सिंपल ए होता है, ए, सी, डी, के सभी का यहाँ पे आपको जो है याद रख लेना होगा कि किसको क्या हम लोग कहते हैं। तो रेटिनॉल हमारा जो होता है वो विटामिन ए से यहाँ पे बेसिकली रिलेट करता है। सी से हमारा स्कर्वी बेसिकली हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, सभी वहाँ पे विटामिन को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से पार्ट ए का जो हमारा 25 क्वेश्चन था एमसीक्यू वाला, वो कुछ इस तरीके से ये चीज़ है। थोड़ा आवाज़ में प्रॉब्लम है तो जिस कारण से आपको थोड़ा दूसरे टाइप का लग रहा है वो सुनने में, बाकी थोड़ा मैनेज कीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप अगले क्वेश्चन जो अगला पार्ट है, बेसिकली क्वेश्चन तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही रहा है, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग जो है पार्ट बी की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारा जो है सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, मतलब अब थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखने वाला चीज़ आएगा। तो चलिए उसको हम लोग करते हैं। तो पार्ट बी की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं। पार्ट बी में जो पहला यहाँ पे सेक्शन ए है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाला क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क्स वाला है। मतलब इसको एक वर्ड में आप आंसर देंगे तो वहाँ पे आपको वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखते हुए चलते हैं, देखते हुए क्या पूरे अच्छे तरीके से यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। जो भी अगर किसी को नहीं भी आ रहा है तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप इतना भी कीजिएगा। मान लीजिए स्टेट हेनरीज लॉ, तो ये ऐसा थोड़ी है कि इस बार आया तो आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन देंगे। तो ये चीज़ अगर पूरा जिसको पता होगा अच्छे तरीके से कर लेगा, ठीक है, फुल मार्क्स आएगा। तो स्टेट हेनरीज लॉ यहाँ पे पूछा था। बेसिकली इसमें अगर चाहें तो आप इतना भी यदि लिख देते हैं ना तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अच्छे तरीके से लिखने पे अगर आप थोड़ा स्पीडली लिख लेते हो तो पूरा का पूरा डिफाइन करोगे तो एग्जामिनर खुश होगा। बाकी आपका जो आगे का जो भी क्वेश्चन है उस पर वो थोड़ा ध्यान अच्छे तरीके से देगा और आपका नंबर अच्छा बैठाएगा, ठीक है। इस तरीके से, इसलिए थोड़ा लिखने में कंजूसी नहीं करना है, लिखना है एकदम बेधड़क लिखना है। जो भी आपको आता है थोड़ा स्पीड बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। तो हेनरीज लॉ क्या होता है बेसिकली हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा भी है। प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए स्टार्टिंग से क्लास 12th का केमिस्ट्री आपको शुरू से चैप्टर 1 जो सॉल्यूशन है वहाँ से लेकर आपको सीरियली मिलता हुआ चला जाएगा, उसको आप लोग देखिए और यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और भी यहाँ पे ईयर्स के हैं, प्लेलिस्ट में सारा चीज़ आपको मिल रहा है। प्रीवियस ईयर का जितना भी है 2022 से लेकर अभी तक जो भी चल रहा है और पीछे के भी कुछ है तो उसको भी आप लोग देखिए। और ये जो यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में इसको आप लोग काउंट कीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर्स को देखिए, उसके बाद इसको आप लोग काउंट कीजिए, तब जाके आपको ये फ़ायदा करेगा और डेफिनेटली फ़ायदा करेगा, इसको मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वही डिस्कस ही कर रहे हैं जो भी आपका एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो फिर ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे हो जा रहा है। तो हेनरीज लॉ की अगर बात करें तो इसको बोला गया है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज पी
वेपर फेज पी से दिखा रहा है, इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वेपर फेज में वो प्रोपोर्शनल होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, इसलिए इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इसको काई भी बेसिकली कहते हैं। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का यहाँ पे क्या करते हैं साइन हटाते हैं तो के एच यहाँ पे आता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पी पार्शियल प्रेशर गैस का है, एक्स हम लोग मोल फ्रैक्शन को बोल रहे हैं, इसको काई भी बोलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। के एच हमारा यहाँ पे हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। तो इतना भी यदि कोई लिखा होगा उसको भी 1 मार्क्स मिल जाएगा, और ये जो अच्छे तरीके से लिखा हुआ इससे आपका इम्प्रेशन बनेगा आगे के क्वेश्चन को अच्छे तरीके से चेक करने के लिए। ये हो गया। अगला यहाँ पे देख लीजिए, अगला यहाँ पे दिया था क्वेश्चन प्रिडिक्ट द ग्राफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन प्लॉट। यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिया था उससे आपको जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना था। तो अच्छे तरीके से जब आप इन सभी के लिए क्या है कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही होगा, तभी आप आसानी से इसको बता सकते हैं। तो इसका यहाँ पे जो ग्राफ बनाया गया था वो टी हाफ और आर नोट के बीच यहाँ पे बनाया गया था, और कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आ रहा है। तो ऐसा ग्राफ हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, ऐसा ग्राफ हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था। तो इसके लिए क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो बहुत सारा टाइम जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको हम डिस्कस बस इतना कर रहे हैं कि ये हमारा जो है फर्स्ट ऑर्डर है। बहुत सारे लोग इसको जीरो ऑर्डर मान लेते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर के लिए कुछ इस तरीके से आता है, तब जाके उसको हम लोग जीरो ऑर्डर करते हैं। तो इसको आप लोग देखिए, ज़्यादा तो इसमें करना नहीं है, जीरो ऑर्डर पढ़ना है, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ना है, आपके सिलेबस में बस इतना ही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ जेड बराबर 24 है, तो क्रोमियम 3+ का क्या हो जाएगा, आर्गन 3d3 4s2। ठीक है, बस सीधा सिंपल सा बात है, क्योंकि 3 अगर यहाँ पे अगर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, सिर्फ आ जाता है वहाँ पे क्रोमियम का, लेकिन 3+ है मतलब वहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को हटा दिया गया। तो क्रोमियम 3+ का सीधा सिंपल सा यहाँ पे, इसको तो चैप्टर में डिस्कस बहुत सारा हम लोग किए हैं, तो इसको ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। बाकी जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेसिक सा पार्ट है। चलिए अगला यहाँ पे है क्वेश्चन कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया गया, उसमें कौन सा आइसोमेरिज्म दिखेगा। तो इसका बेसिक सा बात है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड जो है एक्सचेंज हो जाएगा आपस में। कैसे, तो CONH3 यहाँ पे था, Cr CN था, तो यहाँ पे NH3 इसमें जाएगा और CN इसमें आ जाएगा। तो आपस में अगर एक्सचेंज होता है तो बेसिक सा किसका यहाँ पे हो रहा है एक्सचेंज, जो भी लिगेंड्स का है। तो लिगेंड्स कहाँ पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही देखने को मिल रहा है, जिस कारण से ही इसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से यहाँ पे हम लोग इसका देंगे। बहुत सारा यहाँ पे आइसोमेरिज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सीधा सिंपल सा बात है, इसमें एक बार लिगेंड मतलब सीधा सिंपल लिगेंड आपस में एक्सचेंज करेगा, उसको कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट व्हेन ब्यूटेन 2 रिएक्ट विथ CrO3। तो ब्यूटेन 2 जब इसको CrO3 के साथ करते हैं तो ब्यूटेनोन यहाँ पे बन जाता है। कभी कभी ये जो क्वेश्चन है उसको आपको ऐसे पूछा जाएगा कि ब्यूटेन 2 से हमारा जो ब्यूटेन बन रहा है उसके लिए यहाँ पे कन्वर्जन आपको लिखना है, तो उसमें आपको ये लिख देना पड़ेगा पूरा का पूरा। बाकी यदि अभी यहाँ पे पूछा है ये चीज़ तो इसमें यहाँ पे लिख देंगे कि ये दोनों जब मिलता है ब्यूटेन 2 CrO3 के साथ ऑक्सीडेशन बेसिकली वहाँ पे होता है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन बन जाएगा। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, नेम द रिएजेंट। बाकी आंसर तो आप चलिए कोई बात नहीं है, देख लीजिए। नेम द रिएजेंट विच कन्वर्ट एल्डिहाइड और कीटोन अल्फा हेलोजन टू बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इसमें जो हम लोग ये बेसिकली एल्डोल रिएक्शन में ये बेसिकली आपका आ जाता है, एल्डोल या केनिजारो में बेसिकली आपका होगा, ये दोनों में से कोई सा होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, खुद से भी थोड़ा खोजिए, देखिए कि क्या होता है, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आपका। तो डाइल्यूट अल्कली यहाँ पे NaOH या फिर BaOH कोई भी हम लोग यूज करते हैं, इसलिए नाम यहाँ पे डाइल्यूट अल्कली दिया गया। ये सारा का सारा एग्जाम्पल है। तो डाइल्यूट अल्कली का हम लोग यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए एल्डिहाइड और कीटोन को, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब देखिए यहीं से मिल रहा है आपको क्लू, केनिजारो होगा या एल्डोल होगा वो चीज़ यहीं से मिल रहा है, अल्फा हाइड्रोजन से ही आपको पता चलेगा। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे वो देता है, तो डाइल्यूट अल्कली यहाँ पे इसका रिएजेंट के रूप में यूज करते हैं। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, अक्सर पूछा ही जाता है, 1 साल छोड़ के 2 साल छोड़ के पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एनिलीन को जब हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, ये चीज़ पूछा है। तो देख लीजिए इसका पूरा का पूरा रिएक्शन ही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। एनिलीन को जब ब्रोमीन वाटर
के साथ ट्रीट करते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल टाइप से ये चीज़ यहाँ पे देखने को इसका मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, पिक्रिक एसिड इसका नाम नहीं है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो होता है ये ट्राई ब्रोमो एनिलीन है, पिक्रिक एसिड बेसिकली नहीं है। तो इस तरीके से आपका बनता है। जब हम लोग एनिलीन को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। चलिए सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था। प्रोटीन जो होता है पॉलीमर होता है अल्फा एमिनो एसिड का। ये देखिए पूरा का पूरा डेफिनेशन से ही यहाँ पे क्वेश्चन बन गया है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ व्हाट, एमिनो एसिड, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं पॉइंट्स में। अब बोला गया अगला कि विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये सब क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ता है पता है, ये सब क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी बुक रीडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एकदम जो पॉइंट में दिया गया वहाँ से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाता है। आप लोग देखिएगा, आपको देख के लग रहा हो कि ब्लड क्लोटिंग कहाँ पढ़े होंगे, थोड़ा दिमाग लग रहा हो, लेकिन अच्छे तरीके से आप जब इसको पढ़िएगा तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, एकदम पॉइंट में लिखा गया है। तो विटामिन के जो होता है इसका यहाँ पे होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, विटामिन के जो होता है जिम्मेवार होता है। ये 34 क्वेश्चन था सेक्शन ए का, किसमें, पार्ट बी में, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम लोग यहाँ पे जो है अगला सेक्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला सेक्शन यहाँ पे सेक्शन बी है जो कि 3 मार्क्स का अब रहेगा। अब थोड़ा सा लैंग्वेज बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 वर्ड में भी लिख दे रहे थे, अब क्या है, एमिनो एसिड ज़्यादा सिंपल लिख दिए, विटामिन के यहाँ पे लिख दिए, ख़त्म हो गया। लेकिन अब हम लोगों को यहाँ पे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। VAQ नहीं, VSAQ होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, और कुछ यहाँ पे बात हम बता रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है मॉडल सेट से हूबहू उठ के आया था, 50 to 60% क्वेश्चन आ गया था। तो यही चीज़ बता रहे हैं कि मॉडल सेट को भी अच्छे तरीके से किया कीजिए आप लोग। जो बाकी अभी जो 2026 का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए तो अभी है टाइम, तो उसके लिए जो भी मॉडल सेट आएगा उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते ही रहेंगे। और जितना भी तरह का यहाँ पे प्रैक्टिस का सीरीज है, जितना भी तरह का मॉडल सेट हो गया, प्रीवियस ईयर है, वो सारा का सारा चैनल पे अवेलेबल है। तो ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छे तरीके से जब भी आपका एग्जामिनेशन रहेगा तो सभी को अच्छे तरीके से रिवाइज करते हुए चलना है। तो यहाँ पे पूछा है कि राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, रिएक्शन फ्यूल सेल का ये हमारा जो है मॉडल सेट में ये चीज़ पूछा गया था, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये हम लोगों का जो होता है फ्यूल सेल का रिएक्शन होता है। कैथोड पे यहाँ पे O2 ये कुछ इस तरीके से आता है, एनोड पे ये जाता है, और ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे बेसिकली जाता है। मतलब कुछ इस तरीके से ये पूरा का पूरा इसका प्रोसेस होगा। इसको जब हम लोगों ने चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था तो उसमें अच्छे तरीके से डिस्कस भी किया था कि कैसे कैसे कौन टर्म आ रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये रिएक्शन फ्यूल सेल का था जो कि 3 मार्क्स में पूछा गया था। इतना सारा आप लिखते हो जाता। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इन द फॉलोइंग आयंस, यहाँ पे कुछ आयंस दिया गया, स्कैंडियम 3+ है, वेनेडियम 3+ है, मैग्नीज 3+, कोबाल्ट 2+ और कॉपर प्लस। तो इसमें से यहाँ पे आपको बताना था कि कौन सा कलरलेस है, कौन सा पैरामैग्नेटिक है, और किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक एक करके यदि सबका हम लोग वहाँ पे जब चेक करते हैं तो यहाँ पे जो आपका कलरलेस आएगा वो हमारा स्कैंडियम 3+ और कॉपर प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होता है, देखिए ये पॉइंट अब आपको सीधा सिंपल याद रखना है। सभी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना है और देखना है कि किस में उसका लास्ट जो भी आपका सबसेल है उसमें कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना कितना मिल रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको डायमैग्नेटिक हम लोग कहते हैं, वो हमारा कलरलेस होता है। और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, सीधा सिंपल यही पॉइंट है, हमेशा याद रखना है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो डायमैग्नेटिक कलरलेस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक कलर्ड। तो जब हम लोग यहाँ पे जो स्कैंडियम 3+ और कॉपर प्लस का देखें तो उसमें क्या हो रहा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इसलिए वो हमारा कलरलेस हो जा रहा था, ठीक है। और यदि डायमैग्नेटिक पूछता तो हम लोग स्कैंडियम 3+ और कॉपर प्लस आंसर करते हैं। पैरामैग्नेटिक पूछा है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें है तो वेनेडियम 3+, मैग्नीज 2+, कोबाल्ट 2+, इन सभी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो हमारा कलर्ड भी हो जाएगा और वही हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहाँ पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखिएगा वहाँ से आप जब उसका इलेक्ट्रॉन देखिएगा तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा वो मैग्नीज 2+ में अगर जो कि आपका कितना आ जाएगा 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग जो है अच्छे तरीके से एक बार निकाल के देखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सीधा सिंपल ये पढ़ाया ही गया था। अब स्क्रीनशॉट से भी पता चला ये सारा का सारा पहले पढ़ाया गया था, वही चीज़ यहाँ पे हम लगाए हैं, तो इससे भी आपको पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन पढ़ाया गया था। और वही क्वेश्चन देखिए एज इट इज उठ के आया है। तो अच्छे तरीके से क्लासेस जो भी कराए गए हैं प्लेलिस्ट में जाके देखिए, अभी और भी उसमें ऐड होंगे क्लासेस, ठीक है। तो उसको और भी चैप्टर्स के जो भी बचे हैं रेस्ट, तो उनको भी वहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो अच्छे तरीके से आप लोग कीजिए, हो जाएगा। जिंक कैडमियम, बाकी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन का सीरीज है उसको जरूर देखिए, कोई क्वेश्चन रिपीट करते हैं, इसको आप लोग ध्यान से बात रखिएगा। जिंक कैडमियम मरकरी नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट गिविंग रीजन। तो जिंक कैडमियम मरकरी क्यों करता है, क्योंकि ग्रुप 12 के एलिमेंट यहाँ पे बेसिकली होते हैं। ये हमारा D10 कॉन्फ़िगरेशन को करता है, जो ग्राउंड स्टेट और उसके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में करता है, जिस कारण से इसको हम लोग जो है ट्रांजिशन मेटल की तरह रिगार्ड नहीं करते। इसका जो है D10 हो जाता है, फुल्ली हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जो भी हमारा ट्रांजिशन मेटल उसमें क्या होता है कि फुल्ली फिल्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाफ फिल्ड होगा तभी चलेगा। तो D10 यहाँ पे हो जाता है जिंक कैडमियम मरकरी में, इसलिए इसको हम लोग जो है कंसीडर नहीं करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की तरह। डी ब्लॉक तो है लेकिन ट्रांजिशन के जैसा बिहेव नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि यूजिंग IUPAC नॉर्म्स, IUPAC नॉर्म्स का यूज करना है और नाम यहाँ पे इसका लिखना है। जो भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया गया उन सभी का IUPAC नेम बेसिकली आपका लिखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, तो एक एक करके हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पे, तो इसमें जब हम लोग क्रोमियम का निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट 1 आ जाएगा, इसमें कोबाल्ट का निकालेंगे तो 3 आएगा, इसमें टाइटेनियम का भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जब नाम लिखेंगे यहाँ पे हमारा, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट का पोटेशियम डाई ऑक्जेलेटो क्रोमेट, 2 यहाँ पे ऑक्जेलेटो है, क्रोमेट यहाँ पे आ जाएगा और पोटेशियम यहाँ पे है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी नंबर का हो जाएगा तो पेंटा एमीन, 5 ठो एमीन है, एमीन हो जाएगा। क्लोरो, एक क्लोरो यहाँ पे, कोबाल्ट यहाँ पे, लास्ट में जो इधर वाला इधर चला जाएगा, क्लोराइड के रूप में हो जाएगा। TiH2O का होल 6 हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। 3 कैसे आया, टाइटेनियम जब इसका निकालिएगा तो आपका 3 आ जाएगा। जैसे कि यदि बात कर ही लें तो टाइटेनियम यहाँ पे बेसिकली इतना याद रखते, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, टाइटेनियम को X मान लिया, H2O का 0 हो जाएगा, प्लस 0 × 6 और बराबर 3, तो 0 तो ये पूरा 0 मतलब X 3 हो, इसलिए यहाँ पे 3 लगा दिए, ठीक है। चलिए नाम हो गया। अगला यहाँ पे देखते हैं, कुछ यहाँ पे कंप्लीट करना है रिएक्शंस को, जो कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था साइक्लो, यहाँ पे ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन कुछ इस तरीके से दिया गया था, साइक्लोहेक्सेन पे ब्रोमीन लगा हुआ है मैग्नीशियम के साथ, तो ये क्या होता है आपस में मिल जाता है और इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट देता है। वहीं पे अगर देखें ये हमारा है, इसको HNO3 और H2SO4 के ये क्या करता है, NO2 का इंट्रोडक्शन करवाता है, नाइट्रेशन करवा देता है बेसिकली। तो नाइट्रेशन 2 जगह पे कराएगा, एक तो हमारा ऑर्थो में कराएगा, एक हमारा पैरा में कराएगा। तो ऑर्थो वाला माइनर हमारा कहला जाएगा और यहाँ पे पैरा वाला मेजर। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बी नंबर हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या था कि CH3CHO NH2NH2 हाइड्रोजन है, इसको H+ के साथ किए, तो कुछ इस तरीके से ये हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बना देगा, ठीक है। बस थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं तो इसको जल्दी कर देते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें बोला गया है कि हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये जो हम घेर रहे हैं कन्वर्जन नाम यहाँ पे जो घेर रहे हैं, मतलब यहाँ पे हर एग्जामिनेशन में जो भी साल यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा उसमें हर साल यहाँ पे कन्वर्जन पूछे जाते हैं। आपको वो 3 मार्क्स में मिल सकते हैं, आपको 5 मार्क्स में मिल सकते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, कन्वर्जन आप लोग किया कीजिए, बहुत ही ईजी होते हैं अच्छे तरीके से। यदि आपको रिएक्शन याद है तो कन्वर्जन करना कोई भी दिक्कत नहीं होता है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है क्लोरो इथेन से ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेनोल से साइक्लोहेक्सेनोन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरो बेंजीन। तो सभी का यहाँ पे कन्वर्जन आपको किया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्लोरो इथेन को जब सोडियम ड्राईथर के साथ करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ब्यूटेन बना देता है, ठीक है। और इसी को हम लोग जो है उर्ज रिएक्शन जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारा हो जाएगा। अगला था साइक्लोहेक्सेनोल, तो साइक्लोहेक्सेनोल इसका जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनोन में बन जाएगा। वहीं पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड BDC जिसको बोलते हैं, इसको जब हम लोग Cu2Cl2 और HCl के साथ करेंगे तब क्लोरोबेंजीन कहते हैं। और इसको एक फेमस नेम रिएक्शन, इसका नाम आपको लोगों को बताना है। ये जो रिएक्शन आपका है इसका आपको नाम जो है कमेंट में बताना है, ठीक है। पता ही होगा इसका नाम बता देते हैं। चलिए, इसका सेंडमेयर रिएक्शन होता है,
जिसको पता होगा वो कमेंट में कर दिए होंगे, बाकी जिसको नहीं पता वो सेंड में रिएक्शन नाम है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि राइट द आईपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग। आईपीएससी नेम इन सभी का यहाँ पे लिखना है, तो सभी का यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। ये जो आपका कंपाउंड है कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको स्ट्रक्चरल में आपको निकाल के देख लेना है, एक्सपेंडेड में वहाँ से आपको जब उसको देखिएगा, बाकी यहाँ से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। देख सकते हैं अल्कीन है, तो सबसे पहले जिधर से ब्रोमीन यहाँ पे चलेगा, ठीक है, ब्रोमीन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको यदि आप ओपन करके लिखिएगा तब आपका जो नाम होगा वो 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन में चला जाएगा। इधर से 1 2 में यहाँ पे आ रहा है और 3 में इधर से आ जा रहा है ब्रोमीन। तो 1 इसको आप एक बार, चलिए सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। चलिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे C चला जाएगा और कुछ इस तरीके से इसमें हमारा क्या क्या जाएगा, Br जाएगा, एक यहाँ पे Br इधर चला गया, एक CH3 इधर चला जाएगा, एक यहाँ पे इसको CH3 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखें तो 1 2 3, ठीक है, और इधर से देखें 1 2 3, तो 2 में हमारा अल्किन जा रहा है, इधर से देख रहे हैं तो 1 2 3 में हमारा अल्किन चला जा रहा है। तो जिस कारण से इधर से अल्किन हमारा कम में जा रहा है, उसके आधार पे यहाँ पे 4 ब्रोमो और कुछ इस तरीके से 4 मिथाइल, क्योंकि इधर से चलते हैं तो 1 2 3 और 4 में आपका ब्रोमीन यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है 2 में यहाँ पे अल्किन था, कुछ इस तरीके से ये हमारा चल रहा था, ठीक है। तो उसके आधार पे यहाँ पे लिखे 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन, और यहीं पे जो C6H5OC2H5 है, इसमें इथाइल फिनाइल ईथर यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। और कहीं भी किसी तरीके का गड़बड़ी लगे तो कमेंट भी करना है, ऐसा नहीं कि मतलब अगर यदि आपको कहीं भी गड़बड़ी लग रहा है तो उसको आपको कमेंट में बताना, ताकि उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे है मेटा ब्रोमो एनिलीन, इस तरीके से इसको बोला जाता है, लेकिन इसका जब आईपीएससी हमको पूछा है तो आईपीएससी यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। तो इसका जो हो जाता है वो 3 ब्रोमो बेंजीना अमीन, ठीक है, बेंजीना अमीन, या फिर इसको 3 ब्रोमो एनिल, जो कि अभी हम नाम बोले तो उस तरीके के आधार पे यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटा पे यहाँ पे आ रहा है ब्रोमीन, देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर इसका बनेगा। मान लीजिए NH2 यहाँ पे चला गया, ठीक है, और यहाँ पे मेटा पे जा रहा है तो ऑर्थो मेटा पेरा, तो मेटा पे हमारा क्या जा रहा है, मेटा पे यहाँ पे हमारा जा रहा है ब्रोमीन। तो जिसके आधार पे 3 में हमारा ब्रोमो था, पूरा का पूरा एनिलीन ग्रुप हम लोग मान लिए थे, मान लो यहाँ पे ब्रोमीन था, ये पूरा का पूरा एनिलीन ग्रुप था, तो 3 ब्रोमो एनिलीन, या फिर 3 में ब्रोनो और इसको हम लोग बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 42 नंबर में पूछा गया था कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। जो फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने बोला गया था। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे कराया गया था, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन के तरफ इधर है और इधर हमारा फाइब्रस प्रोटीन है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या होता है कि यह जो होता है प्रोटीन एक का टाइप होता है, जिसमें क्या होता है मॉलिक्यूल फोल्डेड होते हैं एक दूसरे के साथ और कॉम्पैक्ट यूनिट फॉर्म करते हैं, स्फेरॉइडल शेप मतलब स्फेरिकल शेप में होता है। ये जो होता है सोल्यूबल होता है वाटर में, इसका एग्जांपल एल्बुमिन और इंसुलिन होता है। वहीं पे फाइब्रस का बात किया जाए तो ये जो टाइप ऑफ प्रोटीन होता है वो कंसिस्ट होता है लीनियर थ्रेड लाइक, जो धागा लाइक का यहाँ पे मॉलिक्यूल होता है और वो टेंड करता है साइड बाय साइड टू फॉर्म फाइबर यहाँ पे फॉर्म करता है। दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, और एग्जाम्पल इसका ऊल और सिल्क यहाँ पे हो गया, ठीक है। सिंपल सा है डेफिनेशन, आप इसका जो डिफरेंस है आप लोग याद रख सकते हैं। अक्सर ये जो है डिफरेंस ना जाने कितना बार यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका, तो ध्यान रखिएगा ये 3 डिफरेंस यहाँ पे है जो कि 3 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा, और अक्सर ये जो है 3 मार्क्स में ही पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से इसको ध्यान रखिएगा। अब जो है हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 42 तक बात किए। देखिए मैं यहाँ पे जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन को कर रहा हूँ, बाकी आपका हर सेक्शन में जो है कुछ ना कुछ जितने क्वेश्चन दिए रहते हैं उससे थोड़े कम करने होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। अगला जो है सेक्शन सी का बात किया, लॉन्ग आंसर टाइप में ये चीज़ हमारा आता है। अभी एक और आएगा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। अब बेसिकली यही है लॉन्ग आंसर, वेरी इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब तो 3 मार्क्स के हो गए और ये हमारा 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। चलिए
तो 43 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी पूछा जा चुका था। ये जो क्वेश्चन 43 एकदम एज इट इज जो है आपका मॉडल सेट से उठ के आया था। इसमें बोला गया था कि अ 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट इतना, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना। मतलब यहाँ पे सीधा सिंपल फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका 5% ग्लूकोज जब वाटर में आ रहा था तो उसका पूछा गया था। तो सभी चीज़ यहाँ पे लिखा गया था। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं गया था, इसलिए हम लोग उसको 100 ग्राम मान लिए। मास कैन शुगर का दिया गया था 5 ग्राम, ठीक है। अगर वहाँ पे 100 ग्राम मान लिए पूरा सॉल्यूशन है तो 5% वहाँ पे कैन शुगर था, तो जिसका आंसर 5 ग्राम उसको मानेंगे। मास ऑफ वाटर यदि देखें तो 100 में से यहाँ पे 5 घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। मतलब मास ऑफ वाटर वहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा निकाल लिए। जब सॉल्यूशन 100 था उसमें 5 हमारा कैन शुगर था तो वाटर वहाँ पे उसका माइनस करके निकाल दिए। अब आगे क्या था, इसलिए डेल्टा TF यदि यहाँ पे इसका अगर चेंज निकालते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का, तो जो रियल में होता है और माइनस में जितना वहाँ पे देखने को मिला, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है 271 केल्विन। इसका देख लीजिए हैज़ फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया गया, तो जिस कारण से जो रियल वाला तो होता है 273 पॉइंट इतना और उसको 271 से किए तो 2.15 आए, जो कि डेल्टा TF यहाँ पे आ गया चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, किसका आया वहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे कैन शुगर का यहाँ पे निकाला गया तो उसके आधार पे आ गया। तो वही चीज़ पूछा फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज का निकालना, कैन शुगर वाला वो चीज़ वहाँ पे दिखाया गया था। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से आगे बात करें तो अब KF हम लोगों को निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना यहाँ पे KF का निकालना है। तो KF यदि निकालना है तो KF के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अब ये सारा का सारा फॉर्मूला वेस्ट है, तो इसको आप लोग देख लिए KF बराबर डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA, ये चीज़ यहाँ पे इतना आ जाएगा। सभी का वैल्यू जब हम लोग बैठाएंगे डेल्टा TF इतना यहाँ पे है और MB, ठीक है, मास जो आपका वहाँ पे दिया गया है 342 ग्राम पर ml, यहाँ पे पर मोल बेसिकली, ml तो नहीं होगा, तो वो चीज़ हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे WA जो हमारा है वो 95 जो कि हमारा मास ऑफ वाटर से आया, और WB हमारा कहाँ पे है 5 ग्राम जो कि मास ऑफ कैन शुगर था, और 1000 यहाँ पे इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूला से हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या होगा कि ये जो आपका चारों जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला जो टर्म था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे ये चीज़ उससे जाके ये फार्मूला आपका डिराइव होता है। तो उसको जब आप समझ लीजिएगा तो इसके लिए आप आसानी से न्यूमेरिकल बना लीजिएगा। तो KF का वैल्यू आ गया इतना, और यहाँ पे है क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट जो है 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज वाटर में, वो यहाँ पे इस काम को निकालना है। तो सब अभी हम लोग को क्या निकला, अभी हम लोग को KF निकला। क्यों KF निकला, क्योंकि हम लोग को डेल्टा TF निकालना था। ठीक है, डेल्टा TF निकालना था, जिस कारण से उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला में KF होना चाहिए। तो जिस कारण से यहाँ पे KF निकालने के लिए ये सारा हम लोग बात किए। अब यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट 5% यहाँ पे बेसिकली जब निकलेगा तो डेल्टा TF यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए वो KF निकालना था, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद 4.08 केल्विन आ जाएगा डेल्टा TF। अब जो फाइनल में हम लोगों का था, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, अब जो ग्लूकोज जो है वाटर में उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है। तो जो यहाँ पे ओरिजिनल आपका होता है वाटर का, उसमें माइनस कर दिए जो डेल्टा TF, जो जब फ्रीजिंग पॉइंट 5% सॉल्यूशन ग्लूकोज का वाटर में आया था, उसमें जब माइनस करेंगे तब जाके ओवरऑल हम लोगों का फ्रीजिंग पॉइंट ग्लूकोज इन वाटर निकलेगा, और वो जो कि हमारा निकल जाएगा 269.07 केल्विन। ठीक है, इसको मैंने अच्छे तरीके से कराया भी है, तो आप लोग वहाँ पे जाके ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। EMF निकालने के लिए हमेशा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। 298 केल्विन पे EMF निकालना था। यहाँ पे जो सेल रिएक्शन आपको दिया गया है, इनोड सेल का भी वैल्यू दे दिया, मतलब सारा चीज़ आपको दिया गया, फार्मूला में बैठाना है। वहाँ पे एनोड कैथोड देख लेना है कौन सा क्या है, और उसको थोड़ा बैलेंस आउट कर देना। जैसे कि बैलेंस आउट कहने का मतलब है क्रोमियम 3+ में जा रहा था, तो क्रोमियम कुछ इस तरीके से क्रोमियम 3+, 3 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीके से लूज कर रहा था। यहाँ पे Fe2+ से Fe में जा रहा था, जो कि इधर से हमारा चलेगा। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या किए कि इधर 3 इलेक्ट्रॉन था, इधर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इधर। जब ओवरऑल किए तो जो भी यहाँ पे देख सकते हैं 3 से Fe, यहाँ पे 3 Fe2+ आ गया, और यहाँ पे जो भी हमारा अदर चीज़ था उसको हम लोगों ने छोड़ दिया है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन तो आपका कट ही जाएगा, हमारे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन और 2 3 6, तो ये 6 से तो कट ही जाएगा। तो ओवरऑल जब हमारा जो रिएक्शन बनेगा वो कुछ इस तरीके से 2Cr सॉलिड और 3 Fe2+ एक्वस, यहाँ पे 2Cr3+ एक्वस बनेगा और 3 Fe सॉलिड बनेगा।
अब हम लोग जैसा कि जब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमको ईएमएफ पूछा है, तो ईएमएफ के लिए क्या होता है कि ई सेल बराबर होता है ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन होता है। तो एन हम लोग यहाँ पे टोटल चेंज जो इलेक्ट्रॉन का निकालें 3 दूना 6 निकालें, तो 6 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल लिख दिए। अब लॉग यहाँ पे क्या होता है कि प्रोडक्ट के साइड जो कंसनट्रेशन उसका, अब यहाँ पे सॉलिड वाला जो टर्म है उसको नहीं लेंगे, अब जो भी एक्वस वाला टर्म है उसी को लेंगे। तो क्रोमियम 3 प्लस, इसका 2 था तो यहाँ पे पावर में 2 चला जाएगा, Fe2 प्लस था पावर में 3 चला जाएगा, और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन आपको दिया गया तो इसको मैंने पावर के रूप में लिखा है। और जब ओवरऑल इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो आपको जो आंसर कुछ इस तरीके से क्या आ जाएगा, 0.26 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, जो कि इसका ईएमएफ निकालने का मेन है। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है, ये चीज़ सबसे पहले फॉर्मूला, ये हमारा जो है नर्ट्स इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं नर्ट्स इक्वेशन, इसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो नर्ट्स इक्वेशन के लिए क्या चाहिए, ई सेल चाहिए, ई नोट सेल चाहिए, और यहाँ पे जो भी इसका वैल्यू आता है उसके आधार पे एन का इलेक्ट्रॉन चेंज के आधार पे वहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें 2 क्वेश्चन है कि मेंशन एनी 2 फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। पहला जो ए नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें 2 फैक्टर मेंशन करने बोला जो अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि देयर आर सम कंडीशन दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड दीज आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे और भी होता है, लेकिन ये कोई भी 2 फैक्टर बोला तो हम लोग कोई भी 2 फैक्टर को यहाँ डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा अफेक्ट जो करता है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट करता है, कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट किस तरह से करता है, कहता है देयर आर सम रिएक्टेंट विच रिएक्ट फास्टली एंड सम स्लोली। तो कुछ जो हमारा रिएक्टेंट होता है फास्टली करता है, कुछ स्लोली करता है। जैसे फास्टली में अगर बात किया जाए तो सोडियम और H2O के साथ जब इसको करते हैं तो फास्ट ये होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ब्लास्ट कर जाता है। आप लोग देखे ही होंगे जब सोडियम को वाटर में डाला जाता है तो बस क्या हो जाता है, धूम धड़ाका हो जाता है ना। और स्लोली का बात किया जाए तो एल्यूमिनियम को जब 3H2O मतलब H2O में जब उसका करते हैं तो AlOH का होल थ्राइज कुछ इस तरीके से और H2 गैस निकलता है, जो कि ये जो होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, ये हमारा होता है फास्ट प्रोसेस। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ इस तरीके से नेचर ऑफ रिएक्टेंट जो है फैक्टर अफेक्ट एक देखने को मिलता है। अगला बात किया जाए तो कंसंट्रेशन मिल जाता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन लिया गया है, कहता है जनरली अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं वो उसका जो है रेट उतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से था। इसी के आधार पे एक और मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड किया ताकि आपको एक और पता चल सके। बाकी चैप्टर में तो हम लोगों ने बहुत सारा 4-5 वहाँ पे पढ़ा है फैक्टर्स। अगला जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हमने बताया तो सरफेस एरिया सॉलिड रिएक्टेंट का, जो भी सॉलिड रिएक्टेंट है उसका सरफेस एरिया को भी वहाँ पे देखा जाता है। तो कहता था रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट। जैसे जैसे सॉलिड रिएक्टेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज करता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो ये सारा यहाँ पे कुछ कुछ टर्म है, जैसे कैटलिस्ट वगैरह भी होता है, टेम्परेचर भी होता है, बहुत सारा कंडीशन होता है। तो उसके आधार पे वहाँ पे जो है जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्ट करता है। तो ये सारा का सारा फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये नंबर वाला सबसे पहले हुआ। बी नंबर में पूछा गया कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच डिफरेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लगातार पूछा ही जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले सारा यहाँ पे लिखा ही गया, बस एक बार पढ़ देते हैं क्योंकि चैप्टर में मैंने अच्छे तरीके से वहाँ पे सारा समझाते हुए चला है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया ऑर्डर एक तरफ मोलिकुलरिटी। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है, मोलिकुलरिटी थियोरेटिकल होता है। यह जो होता है जीरो और फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, यह कभी भी जीरो और नॉन इंटीजर नहीं होता है। अगला है एप्लीकेबल होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों के लिए। मोलिकुलरिटी सिर्फ किसके लिए होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। एलिमेंट्री वहाँ पे कि सीधा सिंपल कितना सा वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, अगर 2 कर रहा है तो सीधा सिंपल 2। बेसिकली मोलिकुलरिटी तो 2 से 3 से ज़्यादा होता नहीं है। मेजरली उसको बहुत हद तक अगर देखें तो 3 मान सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया कि ऑर्डर जो होता है वो दिया जाता है स्लोवेस्ट स्टेप जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए यदि हम लोग ऑर्डर निकालना चाहें तो उसको हम लोग जो स्लोवेस्ट स्टेप उसका होता है उसी के आधार पे वहाँ पे उसका निकालते हैं। वहीं पे मोलिकुलरिटी जो होता है वो ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ ओवरऑल। देखिए ध्यान से देखिए, मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट स्टेप इज सेम एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। जो भी ओवरऑल रिएक्शन होता है उसमें मोलिकुलरिटी जो होता है स्लोवेस्ट स्टेप का वो सेम होता है। ठीक है, इस तरीके से तो अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखिए। 3 मार्क्स में भी कभी कभी पूछा जाता है, इसमें 5 में पूछ लिया जिसमें से दोनों को ऐड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 46 में क्या पूछा है, देखिए वही जो हम बता रहे थे कि जो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना था, उसी के आधार पे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम बता देते हैं, उसको भी आप लोग जाके कर लीजिएगा जो वहाँ पे था ऑब्जेक्टिव में। 46 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT, इसी को कहते हैं डिस्कस द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी K4FeCN का होल 6 को यहाँ पे बताया गया है कि इसका आप लोगों को VBT के आधार पे ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है, स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको यहाँ पे सबसे पहले इसका जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, सेंट्रल मेटल एटम बोल सकते हैं, उसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट Fe का निकला, तो Fe का जब हम लोग निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से +2 आ जाएगा। अब यहाँ पे Fe हम लोग को पता चल गया कि ये +2 में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। अब जब ये चीज़ हो गया तो Fe+2 में इसका सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ इस तरीके से जो 3d6 है और 4s तो हमारा 0 हो जाए, तो D यहाँ पे 3d वाला अगर देखें तो उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग सारा इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिए। तो कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5, अब उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे भरें, 2 3 4 5 और एक यहाँ पे चला गया 6। अब 4s में तो कुछ नहीं था इसलिए छोड़ दिए। अब जो अगला बात होता है, अब यहाँ पे लिगेंड को देखा जाता है। वही लिखा गया कि एज वी नो दैट CN- इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जो यहाँ पे CN लिगेंड यूज किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। सो दैट हेयर पेयरिंग अकर्स, तो जब भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका आएगा तो वो पेयरिंग करवा देगा। मतलब ये जो अनपेयर्ड है इसको क्या करेगा, इसमें इसको डाल देगा, इसमें इसको डाल देगा, इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2, कुछ इस तरीके से आपका पेयर हो जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पे हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो क्या करता है, पेयरिंग करवा देता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अब पूरा का पूरा हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं। तो Fe+2 में क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे पहले इस तरीके से था, लेकिन अब इसमें क्या किया, पेयरिंग करवा दिया। और कुछ इस तरीके से जो भी इसके आगे के यहाँ पे सेल्स होंगे, जैसे कि 4s हो गया, 4p हो गई, इस सभी को दिखा दे रहे हैं। और लास्ट में जितना भी यहाँ पे CN था, CN यहाँ पे 6 था, देख सकते हैं, सभी को यहाँ पे लगा देते हैं। और ये ओवरऑल जब हमारा बनाता है तो ये कुछ इस तरीके से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको हम लोग बोलते हैं, IOC हम लोग इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्बिटल होता है वो अंदर वाला यहाँ पे आता है, मतलब वहाँ पे जो भी पेयरिंग करने के लिए। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे जब इस तरीके से यहाँ पे 6 यहाँ पे बनाता है, तो जिस कारण से एक तो हमारा D वाला यूज हुआ 2 ठो, और यहाँ पे 4s और 4p, तो जिस कारण से D का यहाँ पे 2, D2 और S का 1 और P का यहाँ पे 3 होता है, इसलिए इसका हो जाता है D2sp3, जिस कारण से यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाए। इसी तरीके से आप वहाँ पे भी निकालिएगा जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला था स्टेप बाय स्टेप, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे वहाँ पे DsP2 आया था। अब यहाँ पे वही इसका स्ट्रक्चर भी बना दिए हैं। ज्योमेट्री जो होता है इसका ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। जब भी D2sp3 आता है ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का बात किया जाए तो डायमैग्नेटिक हो जाए। क्यों हो जाए? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा पेयर हो गया इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सिंपल, अब बस एक क्वेश्चन और बचा है। तो यहाँ पे क्या है, ड्रॉ करना था स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सभी का यहाँ पे साथ के साथ हम ड्रॉ भी कर दिए हैं। 1-इथॉक्सी-प्रोपेन, इसका इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। 4-मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, इसका यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। 3-ब्रोमो-4-फिनाइल पेंटेनोइक एसिड, तो उसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। CH3 CH यहाँ पे बेंजीन, और CH में Br, CH2 और COOH। ऑर्थोटोल्यूडिन का बात किया जाए तो इसको हम लोग जो टोल्यूडिन कहते हैं, और यहाँ पे CH3 जब आ जाता है तो कुछ इस तरीके से ऑर्थोटोल्यूडिन इसका नाम हो जाता है। ठीक है, ऑर्थो में ये आ गया CH3 ग्रुप। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एम क्रेसोल स्पेलिंग ऐसा लिखा था, लेकिन ये गलत है। एम क्रेसोल ऐसा होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा फास्ट रहा है। जितना टाइम आप लोग मान लीजिए एग्जामिनेशन में 3 आवर लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जल्दी में कर दिया है, तो ताकि आपको थोड़ा रिवीजन आसानी से हो जाए। ज़्यादा टाइम आपको 3 घंटा भी देखते रहना बहुत बोरिंग लगने लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको स्पीडली करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। बाकी आप अच्छे तरीके से, इतना ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, अच्छे से आपको एग्जामिनेशन में 3 आवर्स पूरा का पूरा देना होता है। अब यहाँ पे देख लिए 48 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है जो राइट शॉर्ट नोट्स यहाँ पे पूछा जाता है। वही चीज़ नेम रिएक्शन जो हमने बताया, आप लोग उसको जाके देखिएगा कंप्लीट। तो फर्स्ट यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन पूछा गया है। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है इसको ध्यान दीजिए।
कैनिजारो रिएक्शन वही है कि एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान दिए कि कैनिजारो रिएक्शन जो आपका होता है जिसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, और वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में जाता है और ट्रीट करता है कंसंट्रेटेड अल्कली के साथ। इसमें क्या होता है, 1 मोलिक्यूल एल्डिहाइड रिड्यूस कर जाता है अल्कोहल में, अनदर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट में, और इसी को हम लोग कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें बेंजल्डिहाइड अल्कली यहाँ पे लिया गया, तो बेंजाइल अल्कोहल और कुछ इस तरीके से सोडियम बेंजोएट। इसमें याद रखना है कि जो भी आपका एल्डिहाइड है उसका 2 मोल यहाँ पे लिया जाएगा। एक आपका कहाँ जाएगा, ऑक्सीडेशन में, और दूसरा आपका जाएगा रिडक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, अगला क्वेश्चन पूछा गया हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन, जिसको HVZ रिएक्शन भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोला जाता है, HVZ। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, वैसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, हेलोजिनेटेड होगा अल्फा पोजीशन में। जब ट्रीट करेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन प्रेजेंस क्या होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस 2 किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में, और इसी को हम लोग हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन कहते हैं। फिर से समझिएगा। कहता है कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हेलोजिनेटेड, वो क्या होता है, हेलोजिनेटेड होता है एट द अल्फा पोजीशन, ठीक है, और वहाँ से अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। जब उसका ट्रीट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन किसके प्रेजेंस में, स्मॉल अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस होता है तब। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन को आप लोग देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा। रिएक्शन क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड है 0 पोजीशन, ये अल्फा में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से आपको वहाँ पे होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। इसको देखिए रेड फॉस्फोरस के साथ किए और यहाँ पे H2O के साथ उसका क्या किए, हाँ ट्रीटमेंट वहाँ पे किए, हेलोजिनेटेड कर दिए, ठीक है। हेलोजिनेटेड इसी तरीके से होता है, हेलोजन रहेगा H2O के प्रेजेंस में वहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रेड फॉस्फोरस भी साथ में रहेगा, तब जाके हमारा जो है कुछ इस तरीके से अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। अल्फा हेलो कैसे, जैसे ये 0 पोजीशन है अल्फा, और अल्फा में क्या है हेलोजन, इसलिए इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाता है। तो यही हमारा जो होता है HVZ रिएक्शन होता है, हेल्महोल्ट्ज-जेलिंस्की रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और लास्ट जो रिएक्शन आपका होता है वो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। ये इसी से हम लोग जो है एमीन प्राइमरी और सेकेंडरी को वहाँ पे डिस्टिंग्विश करते हैं। कहता है एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एमीन प्राइमरी एमीन ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बाइल एमीन। आइसोसाइनाइड को हम लोग कार्बाइल एमीन भी कहते हैं, तो वहाँ पे वो बनाता है। विच आर फॉल स्मेलिंग सबस्टांसेस, फॉल स्मेलिंग उसका होता है। सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइड डू नॉट शो दिस रिएक्शन, और सेकेंडरी और टर्सरी एमीन है बेसिकली वो इस टाइप ये रिएक्शन जो है शो नहीं करता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बाइल एमीन रिएक्शन, या फिर इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं, और इसका यूज जो होता है प्राइमरी एमीन के टेस्ट के लिए किया जाता है। बेसिकली वहाँ पे सेकेंडरी भी किया गया था, लेकिन मेजर यहाँ पे अगर आप NCERT को फॉलो कीजिएगा तो यहाँ पे ये प्राइमरी एमीन को ही टेस्ट यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। बाकी बोलने के लिए वो चीज़ हो जाता है। तो RNH2 है, CHCl3 हो गया, 3KOH हो गया, हीट करेंगे तो RNC यहाँ पे आइसोसाइनाइड बनाएगा, 3KCl H2O। अब ये जो रिएक्शन है ये आपको रिएक्शन भी पूछा जा सकता है खाली जगह दे के, ठीक है। हो सकता है आपको इतना दे दिया जाए, आपको प्रोडक्ट यहाँ से पूछ लिया जाए, या फिर जो भी ये पूरा दे दिया जाए इसका नाम पूछ लिया जाए, तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन है। पूरा का पूरा रिएक्शन यदि पूछा जाए तो ये आपका यहाँ पे हो गया। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ यदि याद है, ठीक है, अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया है, तो अब इसमें से आपको कुछ भी पूछा जाए आप आसानी से बता दीजिएगा, चाहे वो इधर से पूछे कहीं से भी पूछे, आप इसको आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फास्ट ये चीज़ रहा है क्योंकि रिवीजन के लिए अच्छा हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियोज़, तो बाकी ठीक है, एक्सप्लेनेशन साथ के साथ मैंने अच्छे तरीके से कर ही दिया है। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा तो हमारा भी सपोर्ट अच्छे तरीके से आप लोगों का बना रहेगा, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मोर वीडियोज़ को पाने के लिए। यहीं तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।